नमस्कार। मैं अनिल गुप्ता, राजकीय महाविद्यालय अजमेर के भौतिक विभाग से। कल हमने आपको बताया था कि अपने क्वांटम मैकेनिक्स के पाठ्यक्रम में कुछ पोटेंशियल प्रॉब्लम्स हैं और इन पोटेंशियल प्रॉब्लम्स का जो एप्लीकेशंस है वो किन किन स्थानों पर है। अपने कुल 5 पोटेंशियल प्रॉब्लम हैं और हम इन सभी पोटेंशियल प्रॉब्लम के रिजल्ट से आगे फिजिक्स के डेवलपमेंट में बहुत मदद अनुभव करते हैं, इस ज्ञान का आगे उपयोग करते हैं। कल हमने पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स शुरू किया था और उस आर्टिकल में हमने बताया था कि एनर्जी आइगन वैल्यू के जो मान निकाले जाएंगे वह मान n स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई एल स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई 2m होंगे। n इंटीजर है, n इंटीजर का मान 1 2 3 होगा, 0 नहीं होगा। इसका कारण अभी बतलाते हैं। अब आप देखिएगा n बराबर 1 2 3 अलग अलग रखते हैं तो एनर्जी के लेवल अलग अलग हमें प्राप्त होते हैं। इसका अर्थ हुआ कि विशिष्ट ऊर्जा स्तर हैं, एनर्जी का जो मान है वो डिस्क्रीट है, अथवा हम कह सकते हैं कि एनर्जी क्वांटाइज है। इस प्रॉब्लम पर यदि हम क्लासिकल फिजिक्स के अनुसार बात करें तो क्लासिकल फिजिक्स के अनुसार एनर्जी के सारे मान संभव हैं और कण का जो मिनिमम एनर्जी है वह मान 0 होना चाहिए। लेकिन अपन इस केस में देख रहे हैं कि जो ग्राउंड स्टेट लेवल है, प्रथम है, वह 0 नहीं है बल्कि वह पाई स्क्वायर बाई एल स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई 2m है, जिसको कि हमने 0 पॉइंट एनर्जी कहा है। आप देखिएगा किस प्रकार से एनर्जी डायग्राम मैंने अलग अलग बतलाए हैं। तो ये जो मान हैं, जो एनर्जी के कुछ विशिष्ट मान निकल के आ रहे हैं, ये विशिष्ट मान ऊर्जा के आइगन वैल्यूज कहलाती हैं। और जनरल फॉर्म में हम देखते हैं एनर्जी का जो मान होगा वो n स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई एल स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर बाई 2m होगा। एनर्जी क्वांटाइज होगी और हम कह सकते हैं कि पार्टिकल जो बॉक्स के अंदर है उसका एनर्जी स्पेक्ट्रम डिस्क्रीट होगा। अब हम इसकी विवेचना कर सकते हैं। आप देखिएगा जो एनर्जी प्रथम n बराबर 1 से हमें मिला है, हम इसको 0 पॉइंट एनर्जी कहते हैं और इस रिजल्ट की व्याख्या हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से भी कर सकते हैं। आप देखिए, यदि न्यूनतम ऊर्जा मिनिमम एनर्जी 0 हो जाए तो निश्चित रूप से उस केस में जो वेलोसिटी होगी पार्टिकल की वह 0 हो जाएगी। परिणाम स्वरूप डी ब्रॉगली वेवलेंथ का मान इनफाइनाइट हो जाएगा और जो पार्टिकल बॉक्स के अंदर है, हम जानते हैं कि जो बाउंड्री है उस पर हमेशा नोड का फॉर्मेशन होगा और इस केस में जो इनफाइनाइट वेवलेंथ बन जाएगी डी ब्रॉगली वेवलेंथ का, उसका कोई रिलेवेंस नहीं है। अतः जो कण है उसकी गतिज ऊर्जा का मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता, परिणाम स्वरूप वेग भी शून्य नहीं हो सकता, बल्कि कुछ ना कुछ निश्चित रूप से होगा। आप देखिएगा, मान लीजिए हमने बॉक्स की साइज को 0 to L लिया है तो कण की स्थिति में जो अनिश्चितता है वह L हो सकती है और पार्टिकल का जो मूवमेंट है वह मूवमेंट पॉजिटिव x डायरेक्शन में हो सकता है, माइनस x डायरेक्शन में हो सकता है और इस प्रकार से मोमेंटम में जो अनसर्टेनिटी होगी वो 2p हो जाएगी। अगर हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का उपयोग करें तो डेल x डेल p इज़ इक्वल और ग्रेट h और इस प्रकार से हम डेल x और डेल p के मान रख कर के p का अनसर्टेनिटी निकाल सकते हैं और कण की इस तरीके से जो हमको गतिज ऊर्जा मिलेगी p स्क्वायर बाई 2m, वो हम देख रहे हैं एनर्जी का जो मान आएगा वो E1 से ज़्यादा होगा और इस मान को हम 0 पॉइंट एनर्जी बोलेंगे। और इस प्रकार से ये स्पष्ट हो जाता है कि कभी भी न्यूनतम ऊर्जा का मान शून्य नहीं होगा।
एक रिजल्ट और हम इस एनर्जी आइगन वैल्यू से देख सकते हैं कि एनर्जी आइगन वैल्यू का जो मान है वो एल क्या है, बॉक्स की साइज़ है 0 to L हमने लिया है, उसके रेसिप्रोकल है, उसके व्युत्क्रमानुपाती है। इसका अर्थ हुआ यदि एल का मान बहुत ज़्यादा होगा तो एनर्जी का मान कम हो जाएगा। इस प्रकार से हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि यदि एल का मान एटॉमिक डायमेंशन से बहुत ज़्यादा होने लगे तो उस केस में एनर्जी सेपरेशन बहुत कम होगा और फिर हमें रिजल्ट्स उसी प्रकार से मिलेंगे जैसे क्लासिकल फिजिक्स कहती है, और उस केस में इन दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं होगा और फिर एनर्जी लेवल्स आर स्पेस वेरी क्लोजली टुगेदर। अब हम इस कंसेप्ट से अब हम इससे आइगन फंक्शन को निकालना चाहते हैं। आइगन वैल्यू एनर्जी के मान निकाल चुके हैं। आइगन फंक्शन के लिए पुनः उसी बात पर लौटते हैं। वेव फंक्शन इज इक्वल्स टू साई ए ई की पावर आई के एक्स प्लस बी ई की पावर माइनस आयोटा के एक्स, बी इज इक्वल्स टू माइनस ए, और जब हम इसको रखते हैं तो ये रिजल्ट आ जाएगा साई इज इक्वल्स टू ए डैश साइन स्क्वायर रूट ऑफ 2m बाई एच क्रॉस स्क्वायर ई इंटू एक्स। इस समीकरण में ई का मान सब्स्टिट्यूट कर दीजिएगा और जब हम ई का मान सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमें वेव फंक्शन मिलता है साई एन इज इक्वल्स टू ए डैश साइन एन पाई बाई एल एक्स। अब देखिएगा इस वेव फंक्शन में जो ए डैश है वो हमने अपनी तरफ से रखा है, अतः वेव फंक्शन की नॉर्मलाइज कंडीशन का मान का प्रयोग करेंगे और मान का प्रयोग करके हम ए डैश का मान निकाल सकेंगे। तो नॉर्मलाइज कंडीशन है उसका प्रयोग करके माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई स्टार साई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1, और इस केस में जो बाउंड्री लिमिट लगेगी वो 0 to L लगेगी क्योंकि हमने बॉक्स का जो साइज है वो 0 to L लिया है। देयरफॉर नॉर्मलाइज कंडीशन इज 0 to L साई एन स्टार साई एम डी एक्स इज इक्वल्स टू 1, और वेव फंक्शन के मान रख के हम इस ए डैश का मान निकालते हैं √2/L, और जो वेव फंक्शन हमें मिल गया है उसका मान हो गया √2/L साइन ऑफ n पाई बाई L इंटू एक्स। अब हमें बहुत इम्पोर्टेंट कार्य करना है और वह इम्पोर्टेंट कार्य ये है कि हम बॉक्स के अंदर वेव फंक्शन के ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, और हम इसी प्रकार से जब वेव फंक्शन का मान हमको मिल जाएगा तो हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को भी निकाल सकते हैं। हमने मैथमेटिक्स में कर्व ट्रेसिंग सीखा हुआ है। कर्व ट्रेसिंग में हम जानते हैं कि मैक्सिमा निकालना होता है, मिनिमा निकालना होता है, और फिर हम कर्व ट्रेस कर सकते हैं। तो n बराबर 1 का मान देंगे तो जो वेव फंक्शन आएगा उसको साई 1 बोलेंगे। इसी प्रकार से n बराबर 2 और 3 रखकर साई 2 और साई 3 के मान निकाले जाते हैं। जो मान निकाले गए हैं साई 1 साई 2 साई 3, मैंने उनको इस डायग्राम A में प्रदर्शित किया है। जो द्वितीय डायग्राम है उसमें आप देखिएगा मैंने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को लिया है और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मान होता है साई साई स्टार। ध्यान रहे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज ए पॉजिटिव नंबर, यह कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, और इसी प्रकार से मैंने n बराबर 1 n बराबर 2 n बराबर 3 के लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के जो ग्राफ हैं उनको खींचा हुआ है। और इसी डायग्राम बी में जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्लासिकल फिजिक्स के अनुसार है उसको मैंने हॉरिजेंटल की डॉटेड लाइन से दिखाया है, जो ये बतलाती है कि क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार बॉक्स के सभी जगह पाए जाने की जो संभावना है वह समान होती है, लेकिन यथार्थ में जब हम क्वांटम मैकेनिक्स से इस समस्या पर विचार करते हैं तो ऐसा नहीं है। ये दोनों ग्राफ बहुत इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि इसी से इनकी आगे की विवेचना होती है। अब आप देख सकते हैं कि बॉक्स के अंदर जो बनने वाले नोड्स हैं अगर उनकी संख्या देखें तो वो n-1 है। दीवार पर जो नोड्स हैं बनेंगे ही, और इस प्रकार से बॉक्स की जो साइज़ है L और जो वेवलेंथ है उसमें रिलेशंस किस प्रकार के आएंगे, L इज इक्वल्स टू λ/2 λ 3 λ/2 λ। हम डायग्राम बी से देख सकते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है उसका मान n बराबर भिन्न भिन्न रखने पर अलग अलग है। उदाहरण के लिए जैसे n बराबर 1 है
तो उस केस में जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है उसका मान बॉक्स के मध्य बिंदु पर मैक्सिमम है, जबकि n बराबर 2 पर यह प्रोबेबिलिटी डेंसिटी 0 है। और इसी ग्राफ से ये स्पष्ट है कि n बराबर 2 पर जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का मान है वह मान L/4 3L/4 पर अधिकतम होता है। उसी प्रकार के जो रिजल्ट्स हैं वो n बराबर 3 पर भी देखे जा सकते हैं। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के मान में अंतर है और क्लासिकल फिजिक्स के जो मान हैं हमने उसको डॉटेड लाइन से दिखा दिया है इस प्रकार से। और एक चीज़ हम और इसमें देखें कि जैसे जैसे n का मान बढ़ रहा है वैसे वैसे वेव फंक्शंस के ऑसिलेशंस भी बढ़ रहे हैं। इंटरनल जो नोड्स हैं वो n-1 है, अतः n के साथ जो वेव फंक्शन है उस वेव फंक्शंस के जो बिंदु हैं जिनको कि मैं मैक्सिमम पॉइंट कह रहा हूँ वो भी बढ़ने लगते हैं। यदि हम कहें कि मान लीजिए n अप्रोचेज इनफाइनाइट, इसका अर्थ क्या हुआ? प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल एट एनी पॉइंट ऑफ x लाइंग बिटवीन 0 to L इज ऑलमोस्ट सेम। तो द रिजल्ट इज अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स, वो रिजल्ट n बराबर इन्फिनिटी होने पर दोनों मैकेनिक्स के रिजल्ट सेम होने लगते हैं। अथवा हम कह सकते हैं कि इस स्थिति में क्वांटम मैकेनिक्स क्लासिकल मैकेनिक्स के साथ मर्ज होने लगती है। द क्वांटम मैकेनिक्स मर्ज विद द क्लासिकल मैकेनिक्स एट वेरी लार्ज वैल्यू ऑफ n। तो उसका कारण है कि n बराबर का मान बढ़ने पर जो वेव फंक्शन का करेक्टर है वह वेव फंक्शन का करेक्टर का मान बढ़ने लगता है और उसी ऑसिलेशंस बढ़ने लगते हैं और इस प्रकार से अधिकतम मान हो जाए तो फिर दोनों मैकेनिक्स के रिजल्ट सेम आते हैं। अतः हम इस चीज़ को यूँ समझ सकते हैं कि जब तक n का मान स्मॉल है एनर्जी लेवल डिस्क्रीट होते हैं, लेकिन n का मान बहुत ज़्यादा बढ़े तो बॉक्स के लगभग बाहर आ जाएंगे और बाहर आने पर जो एनर्जी लेवल है वो काफ़ी क्लोज हो जाएंगे, क्लोज एसोसिएटेड हो जाएंगे, टुगेदर रहेंगे, सब एक साथ रहेंगे। और उस केस में निश्चित रूप से जो रिजल्ट्स हैं क्वांटम मैकेनिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स के जो रिजल्ट्स हैं वो लगभग समान हो जाएंगे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है क्योंकि इस आर्टिकल की मदद से हम फर्मी लेवल और कंसेप्ट ऑफ फर्मी एनर्जी के मान को प्राप्त कर पाते हैं। कल हम इसी आर्टिकल को आगे बढ़ाएंगे। आज हमने जो केस लिया है वो 1 डायमेंशन केस लिया है। कल हम पार्टिकल का जो मोशन डिस्कस करेंगे वो 3 डायमेंशन में करेंगे। धन्यवाद।